हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृपाराम साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरूद, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की न्यूक्लियर फिजिक्स की पेपर पे मैंने फर्स्ट यूनिट पे कंप्लीट लेक्चर तैयार किया हुआ है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की जो फिजिक्स है उसकी स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस के इनसाइड पे जो बेसिक कंस्टिट्यूट होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, लाइक कि उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है, उनके बीच फोर्स कैसा होता है, उनके बीच बॉन्डिंग कैसे होती है, उस फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी स्टडी हम करते हैं। तो हम फर्स्ट यूनिट पे कम्प्लीटली न्यूक्लियर जो कंस्टिट्यूट है उनके बीच पे लगने वाले जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये मेरा कंटेंट है जो कि आपके फर्स्ट यूनिट के जो कंप्लीट टॉपिक्स है उनको मैं इसमें कवर करने का प्रयास किया हुआ है, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर इंटरेक्शन के बारे में। न्यूक्लियर इंटरेक्शन दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस के इनसाइड पे जो बेसिक कंस्टिट्यूट होते हैं लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है बेसिकली न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं या टेंसर फोर्स के नाम से भी जानते हैं, या उसको एक्सचेंज फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो हम इस फोर्स के बारे में हम इस पे बात करेंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। देन न्यूक्लियन इंटरेक्शन जो होगी वो देखेंगे। न्यूक्लियन इंटरेक्शन इन द सेंस कि जो कंस्टिट्यूट है न्यूक्लियस के लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा उसको हम देखेंगे। चूँकि आपको पता होगा कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है ये हाई डेंसिटी होती है, नियर अबाउट 10⁻17 किलोग्राम पर जो मीटर होती है ये डेंसिटी होती है। तो उस हाई डेंसिटी के जो पार्टिकल्स होंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसकी संख्या काफ़ी होगी, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होंगी उस इंटरेक्शन को हम देखेंगे। 3 टाइप के इंटरेक्शन ही पॉसिबल होंगी इस सिस्टम पे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जिसको हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, फिर प्रोटॉन प्रोटॉन जिसको डाई प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन जिसको डाई न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये इंटरेक्शन ही पॉसिबल होंगी। तो देखेंगे आगे डिटेल्स पे ये कैसे होंगे। देन हम न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके एविडेंस के बाद उसका मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो हम देखेंगे, जिसको टू न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे हम देखेंगे, जिसको हम न्यूट्रॉन के नाम से जानेंगे, न्यूट्रॉन प्रॉब्लम। तो हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो इंटरेक्शन होगी जो कि न्यूट्रॉन सिस्टम कहलाती है, उस इंटरेक्शन के बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व होता है। फिर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यूट्रॉन देखेंगे कि न्यूट्रॉन का ग्राउंड स्टेट क्या होता है। और न्यूट्रॉन इन द सेंस न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम को ही कहते हैं, जिसमें एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन होती है, तो उसका ग्राउंड स्टेट क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट क्या होंगी, तो क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी न्यूट्रॉन की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी न्यूट्रॉन की, वो हम देखेंगे। देन टेंसर फोर्स विच मीन्स न्यूक्लियर फोर्स ही है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे देखते हैं। और जितने भी कंस्टिट्यूट होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, उनके बीच में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो टेंसर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उस जो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ होगी वही टेंसर फोर्स होगी। मैंने जैसे आपको बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स ही टेंसर फोर्स होते हैं, जो कि वेलोसिटी डिपेंडेंट, फिर स्पिन डिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट ये होती है। तो ये हम देखेंगे। फिर न्यूक्लियन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी सिस्टम देखेंगे। इसका मतलब होगा जो न्यूक्लियर फोर्स है उस न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको स्कैटरिंग फिनोमिना से हम कैसे हम प्रूव करते हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए हम लोग स्कैटरिंग लेंथ जो होती है वो हम
देखेंगे क्या होंगे, आगे डिटेल्स भी स्टडी करेंगे। फिर इफेक्टिव रेंज थ्योरी की बात करेंगे स्कैटरिंग फिनोमिना पे। फिर स्पिन डिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स कैसे स्पिन डिपेंडेंट होती है। वैसा ही चार्ज इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स देखेंगे, चार्ज पे कैसे इंडिपेंडेंट होती है, इसका डिटेल स्टडी वहाँ पे करेंगे। आइसोस्पिन फॉर्मलिज्म देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होती है उसकी आइसोस्पिन क्या होती है, और न्यूक्लियर फोर्स जो होती है इस आइसोस्पिन के रेस्पेक्ट में कैसे वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे हम डिटेल्स पे देखेंगे। एक्सचेंज फोर्स देखेंगे, जो न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे जो न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होती है वहाँ पे कैसे जो पार्टिकल्स होती है एक्सचेंज पार्टिकल काम करती है, और उसके कारण जो फोर्स होंगी एक्सचेंज फोर्स, उसको हम देखेंगे। फिर मेसन थ्योरी, युकावा की बेसिक जो थ्योरी है मेसोनिक पार्टिकल के लिए, जो कि न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे न्यूक्लियर इंटरेक्शन के ड्यूरेशन पे जो इन्वॉल्व होते हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये कंप्लीट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स पे। तो डिटेल पे हम 1 बाय 1 देखेंगे। चूँकि ये एक लेक्चर पे पॉसिबल नहीं है तो 1 बाय 1 इसको मैंने 3-4 जो लेक्चर्स है उसमें तैयार किया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोग न्यूक्लियर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी न्यूक्लियर इंटरेक्शन उसको, और जो न्यूट्रॉन प्रॉब्लम है उसको हम डिटेल पे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देन स्कैटरिंग फिनोमिना को सेकेंड लेक्चर पे देखेंगे। फिर जो एक्सचेंज फोर्स होंगे उसको हम डिटेल्स पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आपको पता होगा कि जो बेसिक कंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लाई जो होते हैं वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि एक फंडामेंटल फोर्स से बंधे होते हैं। ये फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं और ये किस टाइप से होते हैं, तो बेसिकली अगर हम देखें तो 4 फंडामेंटल फोर्स आपने पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इन सभी फोर्स में आपने देखा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये आपके जो मैसिव जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑलमोस्ट जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जिसका स्ट्रेंथ जो होता है काफ़ी वीक होती है, 10⁻39 के स्ट्रेंथ का होता है, काफ़ी वीक होता है ये। और इसका रेंज देखें तो ये इनफाइनाइट रेंज होती है। वैसे वीक फोर्स होता है जो कि न्यूक्लियर जो इंटरेक्शन होती है, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर डिके जो होते हैं वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, जिसका स्ट्रेंथ जो होता है ये 10⁻13 के आर्डर का होता है। ये 60 रेंज होती है, इसका रेंज देखें तो काफ़ी कम होती है, 10⁻18 मीटर का, काफ़ी 60 होता है। ये न्यूक्लियस के इनसाइड पे जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, लाइक अल्फा बीटा गामा जो डीके होती है वहाँ पे ये होती है। वैसी एक फंडामेंटल फोर्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसका स्ट्रेंथ 10⁻² के आर्डर का होता है। इसका स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल और वीक इंटरेक्शन से ये थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, ये भी इनफाइनाइट रेंज का होता है। बेसिकली ये जो चार्ज पार्टिकल्स होती है वहीं पे ये इन्वॉल्व होता है, लाइक कि प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या इलेक्ट्रॉन के बीच में, या जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम कोलम्बियन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये फोर्सेस हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस जो कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल फोर्स होती है जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड पे लगती है, जिसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे, वो होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसका स्ट्रेंथ अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इसका रेंज भी देखें तो ये शॉर्ट रेंज होता है, ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के रेस्पेक्ट में काफ़ी शॉर्ट होता है, लेकिन वीक इंटरेक्शन से इसका रेंज ज़्यादा होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन के नाम से भी जिनको जानते हैं, या न्यूक्लियर फोर्स के नाम से भी जानते हैं, या टेंसर फोर्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं, या इसको एक्सचेंज फोर्स भी हम कह सकते हैं।
तो इस फोर्स की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या कि फर्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स विच इज 10⁻⁻15 मीटर। ये यहाँ पे दिख भी रहा है कि जिसको मैंने बताया। तो न्यूक्लियर फोर्स जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो कैसा होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। दूसरा, चार्ज इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स या फिर जो न्यूक्लियस इनसाइड पे जो फोर्स लगती है न्यूक्लियर फोर्स, वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है। इसका एविडेंस भी आगे हम देखेंगे। जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन से हमको पता चलता है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। चूँकि न्यूक्लियस के इनसाइड पे बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, तो बहुत सारे प्रोटॉन अगर वो कोलम्बियन फोर्स से इंटरेक्ट होते तो न्यूक्लियस का जो शेप होता है स्फेरिकल शेप, वो स्फेरिकल शेप नहीं होती, या यूँ कहे कि न्यूक्लियस की जो एग्जिस्टेंस है स्टेबल एग्जिस्टेंस वो नहीं होती। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये स्पिन पे डिपेंड करती है। ये स्पिन पे डिपेंडेंसी का आगे हम ये डिटेल्स में देखेंगे। स्पिन डिपेंडेंट का मतलब कि डिफरेंट जो स्पिन मोशन के कारण जो न्यूक्लियर फोर्स जो का जो एग्जिस्टेंस होता है वो डिफरेंट स्टेट पे होती है, जिसको हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बेस पे हम लोग न्यूट्रॉन प्रॉब्लम में इसको हम देखेंगे, जहाँ पे हमको पता चलता है कि न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होती है। सेम एज वेलोसिटी डिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, जिसका एग्जिस्टेंस हम स्कैटरिंग जो फिनोमिना होगी वहाँ हम डिटेल्स पे देखेंगे कि ये कैसे वेलोसिटी पे ये डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल नेचर ऑफ सेंट्रल फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये नॉन सेंट्रल नेचर ऑफ सेंट्रल फोर्स होता है। हम इसको ऐसा समझे कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो कुछ रेंज तक एट्रैक्टिव और कुछ रेंज तक जो होती है वो रिपल्सिव नेचर का होता है। जो हार्ड कोर जो पोटेंशियल होती है उसके थ्रू हम इसको देखेंगे भी कि ये नॉन सेंट्रल नेचर का कैसे होता है, इसकी स्टडी हम देखेंगे। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्टिकुलर रेडियस तक ही ये सेंट्रल होती है, देन ये नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। तो डिटेल्स पे देखेंगे। नेक्स्ट, टेंशन नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये टेंशन नेचर का होता है। यहाँ पे जो क्वाड्रापोल जो मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट, उसे हम लोग ये प्रूव भी करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो टेंशन नेचर का होता है। चूँकि क्वाड्रापोल मूवमेंट जो होती है वो एक टेंसर नेचर रखती है, वो सेकेंड रैंक टेंसर होती है क्वाड्रापोल मूवमेंट। और न्यूक्लियस का जो क्वाड्रापोल मूवमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, लाइक कि वो स्फेरिकल शेप का होता है, तो क्वाड्रापोल मूवमेंट जीरो होती है। तो जीरो होने से हमको पता चलता है कि जो न्यूक्लियस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के साइड पे वो किस टाइप सा है। चूँकि क्वाड्रापोल मूवमेंट जीरो होती है वो रैंक ऑफ 2 का, इसलिए हम वहाँ पे जो चार्ज होंगे उसके बीच में जो इन्वॉल्विंग फोर्स होंगी न्यूक्लियर फोर्स, वो भी टेंसर नेचर का होगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियर फोर्स की, जिसको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये याद रखिए कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। शॉर्ट में बताऊं तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, स्पिन डिपेंडेंट एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, और ये नॉन सेंट्रल नेचर का फोर्स होता है, और टेंशन नेचर की फोर्स ये होती है। ये बेसिक इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, इसका एविडेंस की कैसे होती है, तो आगे हम इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की जो एविडेंस है, कुछ हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के इनसाइड पे इन्वॉल्व होती है। तो ये क्या, ये है सेचुरेशन प्रॉपर्टी के बेस पे।
सेचुरेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी न्यूक्लियस के लिए, तो उसमें जब हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो देखते हैं कि 40 तक के जो एटॉमिक मास 40 तक के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स में वेरिएशन होती है। कुछ यहाँ पे पिक्स आपको दिख भी रहा होगा, तो इसमें कुछ वेरिएशन दिखाई दे रही है। इसके बाद ऑलमोस्ट A greater than 40 के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो होती है ये कांस्टेंट होती है, जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर जो फोर्स होती है वो न्यूक्लियस के इनसाइड पे लगती है और एक पर्टिकुलर एटॉमिक जो मासेस होती है उस एटॉमिक मास के बाइंडिंग एनर्जी के वेरिएशन के साथ ये फोर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो आगे हम देखेंगे भी डिटेल्स पे। तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रक्चर ये सेकेंड जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि न्यूक्लियस के इनसाइड पे न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होती है। तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रक्चर जो हीलियम एटम होता है 2He4, इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और आपको पता होगा कि पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू पाउलिस प्रिंसिपल ओनली 2 न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फाउंड इन अ सेम ऑर्बिटल स्टेट, देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू फाइंड अल्फा पार्टिकल स्ट्रक्चर। तो अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रक्चर होती है और अल्फा पार्टिकल जो डीके होती है उससे हमको पता चलता है कि न्यूक्लियस के इनसाइड पे न्यूक्लियर फोर्स होती है। इसके लिए आपने न्यूक्लियर फिजिक्स पे गैमो की थ्योरी पढ़ी होगी जो कि अल्फा पार्टिकल डीके पे, जहां हम ये बताते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल जो डीके होती है वहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो कैसे वहाँ पे रोल प्ले करता है, कैसे वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है गैमो की अल्फा पार्टिकल डीके, जिससे हमको पता चलता है कि न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होती है। उसमें हमको ये भी पता चलता है कि जो फोर्स होता है वो एट्रैक्टिव नेचर का होता है और शॉर्ट रेंज होती है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ये कुछ एविडेंस है। इनके साथ साथ कुछ और ऐसे एविडेंस है जिससे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को ये शो करती है। उनमें एक है जो स्कैटरिंग फिनोमिना जो है उसके थ्रू हम ये बताते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग फिनोमिना है ये डिफरेंट स्कैटरिंग फिनोमिना, वो चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग ये हो सकती है, या आपका ये 4 जो फंडामेंटल स्कैटरिंग ये पॉसिबल होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, डाई न्यूट्रॉन और डाई प्रोटॉन, ये ही स्कैटरिंग पॉसिबल होते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि न्यूक्लियर जो फोर्स होती है वो न्यूक्लियस के इनसाइड पे इन्वॉल्व होती है और साथ में न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो चार्ज इंडिपेंडेंट भी होती है। तो यहाँ पे जैसे देखें कि ये न्यूट्रॉन जब ये प्रोटॉन पे स्कैटरिंग हम जब करवाते हैं तो यहाँ पे वो एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होते हैं और ये जो फोर्स होती है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है स्कैटरिंग फिनोमिना, जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज को बताते हैं और न्यूक्लियर फोर्स की एग्जिस्टेंस को भी हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट, शेप ऑफ द पोटेंशियल। चूँकि न्यूक्लियर जो फोर्स जो होंगी जो न्यूक्लियस के इनसाइड पे जो कंस्टिट्यूट होंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन उनके बीच पे जो लगेंगे, तो हर एक जो पार्टिकल्स होंगे उनका एक पोटेंशियल होता है। तो वैसी जो न्यूक्लियस के इनसाइड पे बेसिक कंस्टिट्यूट है उनके भी कुछ पोटेंशियल होंगे और उस पोटेंशियल का कुछ नेचर होगा जो कि न्यूक्लियस
के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स होती है उसकी प्रॉपर्टी को बताती है कि वो एट्रैक्टिव नेचर का होगा या वो रिपल्सिव नेचर का होगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो फोर्स होती है वो एट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, जो कि एट्रैक्टिव पोटेंशियल की इन्वॉल्वमेंट के कारण होती है। तो इनके बीच में जो एट्रैक्टिव पोटेंशियल होते हैं वो डिफरेंट एट्रैक्टिव पोटेंशियल हो क्या, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जो कि एक फाइनाइट स्क्वायर वेल होती है जो -V0 पोटेंशियल रहती है एट्रैक्टिव पोटेंशियल। यहाँ माइनस जो होंगी वो एट्रैक्टिव नेचर को शो करती है। सेम एज गॉसियन वेल एक पोटेंशियल भी हो सकती है -V0 e⁻⁻r अल्फा ओवर a स्क्वायर। वैसे एक्सपोनेंशियल टाइप पोटेंशियल यहाँ पे ये दिख रहा है -V0 e⁻⁻r ओवर अल्फा। यहाँ पे आर जो होती है वो डिस्टेंस होती है, अल्फा एक कांस्टेंट यहाँ पे ले रहे हैं। युकावा पोटेंशियल भी होती है VR इक्वल टू -V0 e⁻⁻r ओवर अल्फा ओवर ये r अपॉन अल्फा ये होती है। एक और पोटेंशियल हार्ड कोर पोटेंशियल जो एक पर्टिकुलर रेंज तक ये एट्रैक्टिव होती है, ये R ग्रेटर देन RC पे। उसके बाद ये जो होती है ये रिपल्सिव जो नेचर का ये होती है। तो इसमें मिक्स टाइप का पोटेंशियल है। तो ये जो 5 फंडामेंटल यहाँ पे कुछ पोटेंशियल मैंने बताया, यही पोटेंशियल न्यूक्लियस के इनसाइड में इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमको पता चलता है कि ये ऑलमोस्ट एट्रैक्टिव होंगे। और कुछ जैसे हार्ड कोर पोटेंशियल वहाँ पे हमको पता चला कि एक पर्टिकुलर रेंज के बाद वो रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। तो इससे ये कि हम एग्जैक्ट जो पोटेंशियल इन पोटेंशियल के कारण जो एग्जैक्ट जो फोर्स होगी न्यूक्लियर फोर्स वो क्या होगा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि सभी जो पोटेंशियल है ये डिफरेंट ये बिहेवियर रखते हैं। लेकिन इन सभी पोटेंशियल को जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं तो हमको वहाँ पे पता चलता है कि ये सभी ऑलमोस्ट एट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। और इन्हीं पोटेंशियल के कारण हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस जो होगी वो कौन से रेडियस तक अपनी नेचर को रखती है। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर रेडियस तक वो एट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो बिहेवियर होगा उसको ये शो करेंगी। तो ये जो रेडियस होंगी वो R इक्वल टू I0 A 1/3 से आप दे सकते हैं, जहाँ पे A किसी भी जो एटम्स होगा उसका एटॉमिक मास यहाँ पे होती है, R यहाँ पे रेडियस होती है, I0 ये क्रिटिकल रेडियस जो कि 1.2 से 1.4 फर्मी के इक्वल ये होती है। तो ये कुछ एविडेंस थे न्यूक्लियर फोर्स का जो कि हमको बताती है कि न्यूक्लियस के इनसाइड में ये फोर्सेस होती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसको हम मेजर कैसे करें। हाउ टू measure the nuclear force and its properties. For the solution of nuclear force problem, we use wave mechanics which is based on Schrödinger equation. आपको पता होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वेव मैकेनिक्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं जो कि श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से ये रिलेटेड होती है। दूसरी जो होंगी वो आपकी फिनोमिना वो होगी स्कैटरिंग फिनोमिना। तो हम स्कैटरिंग फिनोमिना से हम बता पाएंगे। और एक होगी ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम ये। तो हम यूज करेंगे श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में हम मैट्रिक्स मैकेनिक्स भी यूज करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो होती है वो वेव मैकेनिक्स से टफ होती है। तो वेव मैकेनिक्स जो सबसे इजी मेथड होती है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए। तो हम न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी या न्यूक्लियर फोर्स की जो बिहेवियर होंगी उसके बिहेवियर को हमको समझने के लिए हमारे पास दो टेक्निक, एक स्कैटरिंग टेक्निक और दूसरा ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम, बाउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो ये
कि चाहे स्कैटरिंग फिनोमिना हो या ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम में हम ये बात करेंगे कि हमारा जो सिस्टम होगी वो कैसा ट्रीट करेगा। ये न्यूक्लियस बिहेव लाइक टू बॉडी प्रॉब्लम्स। टू बॉडी इसलिए क्योंकि यहाँ पे टू पार्टिकल इन्वॉल्व होंगे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसलिए हम यहाँ पे टू बॉडी जो प्रॉब्लम्स होगी उसका हम सॉल्यूशन श्रोडिंगर के इक्वेशन से करेंगे और उसके थ्रू हम बताएंगे कि जो न्यूक्लियर जो फोर्स होती है उस न्यूक्लियर फोर्स की कैसे वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, उसकी ये प्रॉपर्टीज को ये कैसे सेटिस्फाई करती हैं। तो आइए देखते हैं ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम। तो ड्यूट्रॉन क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूट्रॉन, जिसको हम लोग 1H2 से डिनोट करते हैं, जहाँ पे एक प्रोटॉन होती है और एक यहाँ पे न्यूट्रॉन होती है। तो इसको हम लोग ड्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ड्यूट्रॉन इज अ स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस विच इज बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होती है, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होंगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूट्रॉन। द ड्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ approach same masses so that reduced mass of the system is half of its mass। मैंने आपको बताया था कि हम ड्यूट्रॉन जो प्रॉब्लम पढ़ेंगे या स्कैटरिंग फिनोमिना, उसको हम लोग टू बॉडी प्रॉब्लम जैसा हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि टू बॉडी जो सिस्टम होती है वो कैसा कि यहाँ पे एक प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन एक ये मान लेता हूँ और ये प्रोटॉन जो होती है उसके अराउंड ये यहाँ पे मोशन करती है। तो ये टू बॉडी प्रॉब्लम होगी। ये वैसा ही जैसा हम न्यूक्लियस को एक सिंगल बॉडी मानते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मोशन करती है। तो इसका जो रिड्यूस मास होता है टू बॉडी प्रॉब्लम का, आपको पता होगा म्यू इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई, सॉरी कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। रिड्यूस मास जो होती है यहाँ पे अगर थोड़ा सा अपना डिसाइड कर लीजिएगा, रिड्यूस मास म्यू इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये होती है। तो ये सेम मास होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नियर अबाउट। तो हम यहाँ पे रखें तो म्यू की वैल्यू जो होती है ये m/2 ये होती है। ये हाफ ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये होंगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी। नेक्स्ट कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज वेरी स्मॉल, नियर अबाउट 2.2 to 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is needed to pull a nucleon out of the medium mass nucleus is about 8 mega electron volt, therefore deuteron is loosely bound। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी देखिए तो काफ़ी वीक होता है, नियर अबाउट 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, जो कि ये प्रूव करता है कि जो ड्यूट्रॉन होता है ये लूजली बाउंड होता है। इसको हम लोग जो स्कैटरिंग फिनोमिना है उसके थ्रू हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे एक स्कैटरिंग फिनोमिना अगर करूँ कि न्यूट्रॉन को मैं जो प्रोटॉन पार्टिकल होगी वहाँ पे मैं स्कैटर्ड करवाऊँ, तो जब मैं न्यूट्रॉन को यहाँ पे स्कैटर्ड करवाऊँगा तो यहाँ पर से एक पार्टिकल वहाँ पे बनेगी, वो पार्टिकल होगी क्या 1H2 और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होंगी, गामा फोटोन एनर्जी। और इस रिएक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं कैसा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये दोनों बाउंड होके क्या बनाएंगे ड्यूट्रॉन 1H2 और ये कुछ गामा फोटोन एनर्जी यहाँ पे इमिट होगी। इसका कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। सिंपल सा रिलेटिविस्टिक जो इक्वेशन होती है वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन ला यहाँ पे लगा के आप कर सकते हैं। तो जो बाइंडिंग एनर्जी या टोटल एनर्जी जिसको कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप जब कहते हैं इसको आफ्टर प्रोसेस माइनस बिफोर प्रोसेस जो एनर्जी होती है उसके थ्रू, तो ये 1H2 ये ड्यूट्रॉन की एनर्जी और गामा फोटोन की एनर्जी, और यहाँ पे माइनस न्यूट्रॉन
प्लस प्रोटॉन, इसकी जो एनर्जी होगी हम EN/EP इसको हम करेंगे तो यहाँ से ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट हो जाएंगी, जिससे पता चलता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जो कि काफ़ी वीक होती है। तो ये एक प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो क्या, स्पिन डिपेंडेंट। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंसिडरेशन ऑफ ड्यूट्रॉन which is exist in two state, singlet and triplet state, which is determined by a number of optical radio frequency and microwave method. Most of the time neutron exist in ground state, which is 1s3 state and 1d3 state. तो जो सबसे जो एग्जिस्टेंस होती है न्यूट्रॉन का वो ग्राउंड स्टेट में, जो कि 1s3 स्टेट पे होती है, जो कि 96% पे होती है, और एक और स्टेट होती है ट्रिपलेट स्टेट पे 1d3, जो कि 4% इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो ऑलमोस्ट जो होती है वो 1s3 स्टेट पे, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो न्यूट्रॉन होती है वो आपका स्पिन डिपेंडेंट होती है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करें, इसको ऐसा कहें कि हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन जो कि 1s2 होती है, इसमें मैंने आपको बताया था एक प्रोटॉन होती है और एक न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की सेल मॉडल अगर हम देखें, तो सेल मॉडल के अकॉर्डिंग हम सेल फिलिंग अगर करें, तो सेल फिलिंग से हमको यहाँ पे पता चलता है कि इस जो ऑब्जेक्ट होंगी उसकी पैरिटी क्या होंगी, उसकी स्पिन क्या होंगी। तो पहले तो हम स्पिन देख लें। चूँकि एक सिंगल पार्टिकल है तो इसकी स्पिन 1/2, इसकी स्पिन भी जो होगी 1/2। तो टोटल जो न्यूट्रॉन की जो स्पिन होगी वो क्या होगी, टोटल इज, ये हम जो वेक्टर एडिशन ऑफ स्पिन होती है उससे अगर हम यूज करें तो S1 प्लस माइनस S2 तक इसकी स्पिन होती है। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो 1/2 प्लस माइनस 1/2 ये, तो S की जो वैल्यू आती है वो या तो 0 या तो 1। दैट मीन्स 0 स्पिन या फिर 1 स्पिन होगी। 0 और 1 का मतलब क्या है, 0 का मतलब हमको यहाँ पे तब मिला जब S1 प्लस माइनस S2 में S1 माइनस S2 किया। इसका मतलब क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्पिन होंगी वो एंटी पैरेलल होंगी। तो इस केस में जो S होंगी ये क्या होंगी, 0 होगी। और जब वो दोनों पैरेलल होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्पिन होंगी वो इस फॉर्म में, तब की केस में जो स्पिन होती है S ये 1 होती है। तो यहाँ पे ये दो स्टेट S इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग जो कि आपका सिंगलेट होती है, और S इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग ये ट्रिपलेट। दैट मीन्स ये पैरेलल आपका एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन S इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में और S इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल होती है, जो कि हमको बताती है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्पिन डिपेंडेंट होती है। चूँकि इसलिए यहाँ पे स्पिन डिपेंडेंट, क्योंकि हमने बताया कि न्यूक्लियर बिहेवियर को समझने के लिए हम न्यूक्लियस के इनसाइड पे जो कंस्टिट्यूट है उसको कैसा ट्रीट करते हैं, न्यूट्रॉन जैसा। और न्यूट्रॉन ही जो होगी वो ये प्रूव करेगी कि हमारी जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो स्पिन डिपेंडेंट होंगी, जैसे मैं अभी यहाँ पे बता रहा था। आगे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू भी देखेंगे। तो याद रखिए कि न्यूट्रॉन जो होती है ये ग्राउंड स्टेट पे पाई जाती है। ऑलमोस्ट जो होती है वो 1s3 स्टेट पे होती है, जो कि 96% पे होती है। एक और स्टेट होती है 1d3 स्टेट, जो कि आपकी 4% ही ये पॉसिबल होती है। तो आप स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे ये आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट
The parity of deuteron is even, which is measured indirectly by studies of nuclear disintegration and reaction. तो जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन मेथड होती है वहाँ से हम बताते हैं कि जो ड्यूट्रॉन होती है उसकी पैरिटी जो होती है वो इवन पैरिटी होती है. पैरिटी चूँकि ये स्पेस इन्वर्जन होती है, इट मीन्स कि हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में जब हम देखते हैं कि उसका जो वेव फंक्शन होती है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही कि नहीं, तो स्पेस इन्वर्जन के थ्रू अगर पैरिटी चेंज होती है, दैट मीन्स उसकी जो वेव फंक्शन चेंज होती है, तो हम बताते हैं कि पैरिटी इवन या ऑड होगी. तो इसको ऐसा डिनोट करते हैं. सपोज कि ये मेरा वेव फंक्शन हो साई और पी क्या हो, पैरिटी अगर हो, पैरिटी ऑपरेटर जिसको साई जो कि पोजीशन और टाइम डिपेंडेंट होती है, मैं यहाँ पोजीशन के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ. तो पोजीशन और टाइम डिपेंडेंट ये दोनों होती है. तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में जब हम चेंज करें तो कैसा चेंज कि ये पी साई यहाँ पे साई आर की जगह माइनस आर और एटी ये करें तो इसकी जो वैल्यू होती है ये माइनस के फॉर्म में अगर हो, माइनस यहाँ पे साई आर टी इस फॉर्म में आए तो हमको पता चलता है कि ये ऑड पैरिटी होगी. या अगर ये प्लस आती है यहाँ पे, अगर ये प्लस होंगी तो ये इवन पैरिटी होंगी. तो यहाँ पे प्लस माइनस ये दो पैरिटी हो सकती है. तो हमको यहाँ पे जो पैरिटी मिलती है वो इवन पैरिटी मिलती है क्योंकि यहाँ पे स्पेस के रेस्पेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होती. दैट मीन्स कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन की जगह, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन की जगह अगर हम रखते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आती. इसलिए यहाँ पे जो पैरिटी होती है ये इवन पैरिटी होती है. दैट मीन्स पोजीशन को चेंज कर दे, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन की जगह, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन की जगह, तो वेव फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होती. इसलिए यहाँ पे जो पैरिटी होती है वो इवन पैरिटी होती है. तो ये पैरिटी का कॉन्सेप्ट, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम देख सकते हैं. पैरिटी अगर देखनी है तो पैरिटी को मैथमेटिकली -1 की पावर एल से हम डिनोट करते हैं. एल यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है. तो जैसे मैंने स्टेट आपको बताया, दो स्टेट यहाँ पे, एक स्टेट यहाँ पे, एक स्टेट यहाँ पे. तो इस स्टेट में एल की वैल्यू जो देखें तो 0 है. यहाँ एल की वैल्यू अगर हम देखें तो 2. तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे अगर हम रखें -1 की पावर एल पे, तो यहाँ पे जो पैरिटी होती है वो इवन पैरिटी आती है. तो इस तरह से ये भी प्रूव करता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो कि 1s3 स्टेट या 1d3 स्टेट में जो न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस के कारण जो न्यूक्लियर फिशन हो रही है वो इवन पैरिटी रखती है. नेक्स्ट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज 0.857 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन विच इज डज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट होती है, चूँकि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होती है वो हमको ये बताती है कि जो न्यूट्रॉन होगी, दैट मीन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो यहाँ पे जो बॉडी एग्जिस्ट हुई है, टू बॉडी जो सिस्टम क्रिएट हुआ है, उसका जो मोमेंट होगा, उसकी जो जिसके का मैग्नेटिक फील्ड जो एराइज होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू 0.857 वो आपका न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन होगी, जिसकी वैल्यू जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसके इक्वल ये नहीं होती. बिल्कुल ही ये डिफरेंट टाइप्स की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, चूँकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलके ये बनी होती है. तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट आगे हम डिटेल्स में इसको देखेंगे भी, और ये कैसे न्यूक्लियर फोर्स को डिफाइन करती है इसके बारे में हम देखेंगे. नेक्स्ट, क्वाड्रापोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन. क्वाड्रापोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन जो होती है ये नॉन जीरो होती है. नॉन जीरो कहने का मतलब क्या, चूँकि आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियस का शेप वो स्फेरिकल शेप का होता है. स्फेरिकल शेप होने के कारण जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा
वो इसी स्फेरिकल शेप में एक पर्टिकुलर रेडियस जो होगी आर इक्वल टू R0 A1/3 जो होते हैं इसी के रेडियस पे होगा। तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्फेरिकल अगर होता तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्वाड्रपोल मूवमेंट को क्या होती, जीरो होती। तो यहाँ पे ये जीरो नहीं हो रही है, इसलिए जो न्यूट्रॉन का जो क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है ये नॉन जीरो होता है। दैट मीन्स ये स्फेरिकल शेप का ना होके बिल्कुल ही डिफरेंट शेप होगी। मे बी वो इलिप्टिकल होगी, वो प्रोबलेट या ऑब्लेट ये जो केस होती है इलिप्टिकल की वो हो सकती है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे डिटेल्स पे। तो ये न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट न्यूट्रॉन प्रॉपर्टी क्या कि फोर्स ही इन न्यूट्रॉन इज न्यू टाइप्स ऑफ फोर्स विच इज न्यूक्लियर फोर्स आल्सो नोन एज शॉर्ट रेंज एट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स। तो न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स इन्वॉल्व होती है वो शॉर्ट रेंज एट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स होती है। ये टेंसर नेचर का फोर्स होता है। तो ये पूरी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज है। एक बार मैं शॉर्ट रिकॉल कर लूँ। रिड्यूस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज half of the mass of proton and neutron. Second one, binding energy of neutron is very small, which is 2.2245 mega electron volt. Third, neutron exist in ground state which is so the nuclear force is spin dependent. Almost neutron exist in 1s3 state which is 96% and 1d3 state which is exist in 4%. So far almost time neutron exist in ground state. And next one, the parity of the neutron is even and magnetic dipole moment of neutron is 0.857 nuclear magnetron, and quadrupole moment of neutron is non-zero, which is so the charge distribution is not a spherical symmetric. And last one, force of neutron is शॉर्ट रेंज एट्रैक्टिव एंड सेंट्रल नेचर। तो ये न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और इसी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग जो न्यूक्लियर फोर्स की जो एग्जिस्टेंस है, जो एविडेंस है, जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। जिसके लिए मैंने बताया था कि हम वेव मैकेनिक्स का यूज करेंगे, जो कि श्रोडिंगर की वेव जो इक्वेशन होगी या श्रोडिंगर की जो इक्वेशन जिसको वेव इक्वेशन कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट, उसका यूज करके हम मैथमेटिकली हम ये सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज थी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगी उसमें मैं जो न्यूट्रॉन प्रॉब्लम है उस न्यूट्रॉन प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम वहाँ पे देखेंगे। तो आज इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ऑलमोस्ट जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फोर्स की उसको मैंने इस फर्स्ट लेक्चर पे कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगी उसमें हम न्यूट्रॉन प्रॉब्लम का यूज करके हम न्यूक्लियर फोर्स की जो एग्जिस्टेंस है उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे और प्रूव भी करेंगे। साथ में न्यूट्रॉन जो होती है वो कैसे रोल प्ले करती है उसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए आप डिटेल पे अगर पढ़ना चाहें तो आप DC दयाल की जो बुक है वो आप प्रीफर कर सकते हैं, या फिर आप जो नित की बुक है वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं, या SN घोषाल की जो किताब है वो भी स्टडी कर सकते हैं। आप निगम एंड रॉय की जो किताबें हैं वो भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं।